हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेंस की हमारी थर्ड क्लास में। जैसे कि मैं बता चुका था कि हम डिस्कस करेंगे सिंस और फोर, है ना। यही हमारी बात हुई थी कि सिंस वर्सेस फोर करने वाले हैं हम। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सिंस जो है वो पॉइंट के लिए आता है और फोर जो है वो ड्यूरेशन के लिए आता है। ठीक है, सिंस आता है पॉइंट के लिए और फोर आता है ड्यूरेशन के लिए। दो चीज़ें हैं हमारे पास, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। यहाँ से आगे पॉइंट किसको मानते हैं, ड्यूरेशन किसको मानते हैं, ये भी डिस्कस हम कर चुके हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करनी है, जैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है सिंस। सिंस के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमें देखनी है। आ जाओ जरा, मैं बताता हूँ। देखो, कभी भी सिंस आ जाए तो सिंस के बाद दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, सिंस के बाद या तो कोई पॉइंट आएगा, है ना। सिंस के बाद कोई पॉइंट आएगा, और सिंस के बाद पॉइंट नहीं आएगा तो कोई सेंटेंस लिखा होगा। पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट इन टाइम होता है वैसे तो। या कोई सेंटेंस आएगा। सेंटेंस अगर कोई आया सिंस के बाद, तो उस सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। एक बात क्यों लगाएंगे बता दूंगा, टेंशन ना लो। सिंस से पहले दो पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है सॉरी सिंस से पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ठीक है, या फिर सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है आपको पता ही है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ये हम बात कर ही चुके हैं कि हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखो ध्यान से कि भाई दो बातें ध्यान रखनी है। सिंस से पहले है तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम लिखा होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। सिंस के बाद में अगर सेंटेंस आया तो सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंस से पहले अगर कोई सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, कोई दे रखा है क्या मतलब, दे ही रखा होगा तो उसमें या तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, या हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब क्यों लगाया जाता है, किसको लगाया जाता है, इस बारे में मैं बात कर लेता हूँ। फिलहाल ये डायग्राम तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, अभी कोई ऑप्शन नहीं है समझा मैं देता हूँ क्यों आता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी, रीज़न भी मैं दे दूंगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इधर आ जाओ ज़रा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कुछ एग्जांपल देने जा रहा हूँ तो मज़ा आ जाए ना। देखो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, ठीक है, सिंस 1947। या मैं कहता हूँ कि वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस वी गॉट फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ इट हैज़ रेन्ड सिंस मॉर्निंग। उसके बाद मैं कहता हूँ इट हैज़ बीन रेन्ड 3 mm सिंस मॉर्निंग। ठीक है साहब, इसके बाद मैं कहता हूँ कि राज हैज़ बीन watching
movies since morning. और एक और सेंटेंस में कहता हूँ कि राज हैज़ वॉच्ड 3 movies since morning. मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तुमने इतने सेंटेंस कर लिए ना तो तुम्हारा मतलब समझ लो बेड़ा पार है जी, बिल्कुल। क्या ही बताएं। देखो वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947 और वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस वी गॉट फ्रीडम। फिलहाल मैं तुम्हें ये सिंस के बाद की घटना समझाना चाह रहा हूँ। देखो सिंस के बाद में अगर कोई पॉइंट दे रखा है, जैसे मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या ही है यार, ये पॉइंट तो है। ऐसा टाइम जो पॉइंट को दिखा रहा है 1947। हम 1947 में आज़ाद हो गए थे। उसके बाद से हमने बहुत कुछ डेवलप कर लिया है। तो 1947 पॉइंट है। पॉइंट के लिए किसका यूज़ करते हैं? सिंस का। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मैं ऐसा कहूँ कि सिंस के बाद में एक सेंटेंस लिखा है, कि सिंस के बाद में क्या लिखा है? एक सेंटेंस लिखा है। अगर सिंस के बाद एक सेंटेंस लिखा है, जैसे मैंने कहा वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस वी गॉट फ्रीडम, जब से हमें आज़ादी मिली है। तो भाई अगर कभी सिंस के बाद में सेंटेंस लिखा है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगाते हैं बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं बताऊँ, सिंस के बाद में अगर कभी सेंटेंस लिखा है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कभी भी सेंटेंस जो लिखा है वो हमेशा पॉइंट को दिखाता है। जो सेंटेंस लिखा है वो हमेशा किसको दिखाता है? पॉइंट को दिखाता है। एक बात तो मैं तुम्हें बता दूं, रीज़न क्या है। देखो तुम खुद ही लगा लो ना अंदाजा। तुमने कहा वी गॉट फ्रीडम, हमने आज़ादी पाई। तुमने आज़ादी कब पाई? 1947 में। तो खुद देखो वी गॉट फ्रीडम किसका, वी गॉट फ्रीडम का मतलब क्या है? 1947। तो अगर कोई सेंटेंस भी दे रखा है ना, तो वो सेंटेंस भी पॉइंट को ही दिखाएगा। अगर कोई कंप्लीट सेंटेंस दे रखा है तो ध्यान रखना सेंटेंस के साथ सिंस ही आएगा। समझ रहे हो? सेंटेंस अगर दे रखा है तो सेंटेंस के साथ किसका यूज़ करोगे? सेंटेंस के साथ सिंस का यूज़ करोगे, ध्यान रखना। क्योंकि सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो पॉइंट वाला ही होगा। सेंटेंस का जो मीनिंग निकलेगा वो किससे निकलेगा? पॉइंट से निकलेगा। किसी न किसी स्पेसिफिक पॉइंट को ही सेंटेंस को दिखा रहा होगा। हमने आज़ादी पाई, कि भाई आज़ादी कब पाई? आज़ादी का कोई टाइम है स्पेसिफिक? बिल्कुल टाइम है यार। आज़ादी का स्पेसिफिक टाइम है, डेट है, मोमेंट है, सब कुछ है, ईयर है, सब कुछ है। तो ये वी गॉट फ्रीडम 1947 ही है। तो अगर कोई सेंटेंस है तो वो सेंटेंस भी पॉइंट को दिखाएगा, और पॉइंट को दिखाने की वजह से सेंटेंस के साथ भी सेंस आएगा। दूसरा, सेंटेंस अगर कोई बाद में लिखा है सेंस के बाद में, तो उसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है साहब एक तो रही ये बात। सेंस से पहले मैंने आपको 2 टेंसेस बताए, ठीक है नहीं? एक तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दोनों में क्या फ़र्क है ध्यान से सुन लो, ठीक है नहीं? अगर तुम्हें लगता है कि रिजल्ट दे रखा है, अगर तुम्हें लगता है कि रिजल्ट दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ। अगर तुम्हें लगता है कि रिजल्ट नहीं दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाओ। बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं है अगर तुम्हें लगता है सेंटेंस में रिजल्ट दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, रिजल्ट नहीं दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ज़रा देखो ध्यान से रिजल्ट क्या होता है। पहले 2 सेंटेंस देखो पहले, तो उसके बाद करेंगे बात आगे। मैंने कहा वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, और 1947 के बाद से हमने डेवलप कर लिया है। मैं पूछूं कितना डेवलप कर लिया है? आपने कहा सर बहुत डेवलप कर लिया है। अलॉट मतलब काफ़ी, है ना? तो तुम्हारे पास रिजल्ट है, तुम्हारे पास रिजल्ट है, कितना डेवलप कर लिया? अलॉट। अगर रिजल्ट गिवन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो हैव गॉट बिल्कुल सही है, सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। क्या कि वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, हमने बहुत कुछ डेवलप करा है सिंस वी गॉट फ्रीडम, जब से हमें क्या मिली है? जब से हमें आज़ादी मिली है। फिर वही सिस्टम है, सेंटेंस दोनों बिल्कुल सेम ही तो हैं। डेवलप्ड, वी हैव डेवलप्ड व्हाट? अलॉट। आपको रिजल्ट दिया हुआ है, और अगर रिजल्ट दिया है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल गलत नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। सेंटेंस नंबर 2 भी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। बात करते हैं 3 की। इट हैज़ रेन्ड सिंस मॉर्निंग, बोले सुबह से बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, मैंने कहा अच्छी बात है साहब। क्या बारिश होने का कोई रिजल्ट है कि कितनी बारिश हो गई, कितनी नहीं हुई, इतनी पड़ गई, इतनी नहीं पड़ी, इतने घंटे पड़ गई? कुछ भी है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास रिजल्ट दे ही नहीं रखा। इट हैज़ रेन्ड सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश पड़ रही है। इस सेंटेंस में रिजल्ट नहीं दिया, और जब जब रिजल्ट नहीं दिया होता तो उसके उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। समझ रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। देखो ये रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तब आता है जब रिजल्ट गिवन नहीं हो। अगर रिजल्ट गिवन नहीं है तो ये गलत है।
आप कहोगे इट हैज़ रेन नहीं, आप कहोगे इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस ठीक है। अब आप कहोगे सर तो रिजल्ट कैसा होगा जरा बताना। मैंने कहा इधर देखो, इट हैज़ बीन रेन्ड, इट हैज़ बीन रेन्ड 3 mm। अब आप देखो बारिश को mm में सेंटीमीटर में ही नापते हैं, ध्यान रखना है ना, बारिश को mm में सेंटीमीटर में ही नापते हैं। जैसे आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि भाई ये जो मेघालय वगैरह है, हमारा माचन वगैरह है, यहाँ पे कितनी बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर के आसपास। वैसे मैं आपसे लेह लद्दाख की बात करूँ 10 सेंटीमीटर के आसपास, या मैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान की बात करूँ तो 10 सेंटीमीटर के आसपास। तो ऑल दिस काइंड ऑफ डेटा आर बेसिकली साइज इन सेंटीमीटर, कि आपने उसको किस हिसाब से लिया है, सेंटीमीटर के हिसाब से लिया है, मिलीमीटर के हिसाब से लिया है। तो ये जो है बेसिकली बारिश को क्वांटिटी को नापने का तरीका है। तो अगर मैं कहूँ इट हैज़ बीन रेन्ड या इट हैज़ रेन्ड, इट हैज़ बीन रेनिंग, जो भी तुम कहना चाह रहे हो, 3 mm, कितना mm पड़ गई है, 3 mm। क्या ये 3 mm रिजल्ट नहीं, सोच के बताओ। मैंने पूछा कितनी बारिश पड़ गई, आपने कहा सर 3 mm पड़ गई। अगर आपके पास रिजल्ट रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ना कि कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो प्रेजेंट के लिए हैज़, परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट होता है। बीन की कोई ज़रूरत नहीं है ना। या अगर यहाँ पर रेनिंग लिखा होता वो भी गलत होता। इट हैज़ रेन्ड 3 mm सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखो, 2 सेंटेंस है। मैंने कहा राम हैज़ बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से क्या देख रहा है, पिक्चर देख रहा है। लेकिन क्या रिजल्ट निकला कुछ, सुबह से क्या देख रहा है, पिक्चर देख रहा है। क्या रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट है तुम्हारे पास, पिक्चर देख रहा है, कोई रिजल्ट नहीं है भाई। इस वाले सेंटेंस में रिजल्ट गिवन नहीं है, और रिजल्ट गिवन नहीं है इस बात का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बिल्कुल ठीक होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। अब आपको अगर सर रिजल्ट कैसे हो सकता है, देखो जरा अगला सेंटेंस। राम हैज़ वॉच्ड कितना मूवीज, राम हैज़ वॉच्ड 3 मूवीज, 3 पिक्चर देख चुका सुबह से। कितना काम पूरा हो गया, 3 पिक्चरों वाला काम पूरा हो गया। रिजल्ट गिवन है 3 मूवीज और 3 पिक्चरें देख चुका है, रिजल्ट गिवन है। और जब जब रिजल्ट गिवन हो तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है, जब जब रिजल्ट गिवन हो तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है। इसलिए ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल क्या है, सही है। राज हैज़ वॉच्ड 3 मूवीज सिंस मॉर्निंग, सुबह से राज 3 पिक्चरें देख चुका है। बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ज़रा मुझे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 5 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। सिंस के बाद में मैंने बताया पॉइंट या कोई सेंटेंस होगा तो सेकंड फॉर्म। सिंस से पहले मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट तब आएगा जब रिजल्ट दिया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा जब रिजल्ट दिया हुआ नहीं होगा। 2 ही सिचुएशन है बस आपके सामने जो मैंने आपको दी है। अच्छा ठीक है, एक सिचुएशन और बनती है क्या, कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि सेंटेंस में ऐसी कोई वर्ब आ जाती है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, समझ रहे हो। सेंटेंस में ऐसी कोई वर्ब आ जाती है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, ठीक है नहीं। तो उस सिचुएशन में आपको, उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंटिन्यूस नहीं बन सकता। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, अब आप कहोगे सर वो बता दो, अरे वो बताऊंगा लेकिन 4 के बाद बताऊंगा, वहाँ पे 4 का काम आएगा, जरा रुको, ठीक है। सिंस में बता चुका हूँ, 4 की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, 4 की बात करते हैं। 4 के बारे में बता चुका हूँ, 4 किसके लिए आता है। एक बात तो यह है कि ड्यूरेशन के लिए आता है, ठीक है साहब, है ना। दूसरी बात, 4 के साथ टेंस का कोई पंगा नहीं है यार, समझ रहे हो। 4 के साथ टेंस का कोई पंगा नहीं है, कुछ भी लगाओ, एनी टेंस, समझ रहे हो। 4 के साथ टेंस का कोई पंगा नहीं है, 4 के साथ एनी टेंस, कोई भी टेंस लगाओ जो तुम्हारी मर्जी कर रही हो, बशर्ते वो मीनिंग अलग अलग रखेगा। टेंस से कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहोगे सर ज़रा समझाओ तो सही, मैंने कहा अरे इसी काम के लिए तो प्रेजेंट है हम। जैसे मैं एक पहला सेंटेंस आपको बोलता हूँ, मैंने कहा राम स्लेप्ट फॉर 8 hours। दूसरा सेंटेंस, राम हैज़ स्लेप्ट फॉर 8 hours। तीसरा सेंटेंस, राम हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 8 hours, है ना। चौथा सेंटेंस, राम स्लीप्स फॉर 8 hours। 4 सेंटेंस है भाई, मज़ा आ जाएगा अगर तुम इन चारों का अलग अलग अर्थ बता दो। 4 सेंटेंस है, चारों में क्या क्या कॉन्टेक्स्ट कहा गया है, चारों का क्या अर्थ निकलता है क्या नहीं निकलता है, सोच के देखो। टाइम देता हूँ तुम्हें,
क्लास के बीच में ही 5-10 सेकंड का। सोचो चारों के क्या क्या मीनिंग निकलते हैं। एग्जामिनर अगर कुछ कहना चाह रहा है तो क्या कहना चाह रहा है, मैंने बता तो दिया 4 के साथ टेंस कोई भी आ जाएगा, लेकिन ड्यूरेशन आनी चाहिए। अब देखो यहाँ भी 8 आवर्स है, ड्यूरेशन है, यहाँ भी 8 आवर्स है, ड्यूरेशन है, यहाँ भी 8 आवर्स है, ड्यूरेशन है, यहाँ भी 8 आवर्स है, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के साथ 4 जितनी भी जगह आया है वो बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हो। तो मैं तुम्हें समझाना तो टेंस ही चाह रहा हूँ, इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैं तुम्हें टेंस समझाना चाह रहा हूँ। राम स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको दिखाती है? पास्ट के कंप्लीट एक्शन को। पास्ट के कैसे एक्शन को? पास्ट के कंप्लीट एक्शन को। राम स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स, राम स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स। राम कितने घंटे सोया? राम 8 घंटे सोया। पास्ट का कंप्लीट एक्शन मतलब सोने का काम 8 घंटे का पास्ट में पूरा हो चुका है। तो मैं आपसे पूछूं कि राम इस टाइम सो रहा है जाग रहा है? सोच के देखो भाई, सोने का काम कंप्लीट हो गया, इस टाइम पे वो जाग रहा है, समझ रहे हो नहीं? स्लेप्ट का एक्शन कंप्लीट हो गया। राम स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स का मतलब है वो 8 घंटे सोया। मैं तुमसे पूछूं अभी जाग रहा है, तो आप कहोगे हाँ सर जाग रहा है। अभी तो वो जाग रहा है, मैं लिखता हूँ अभी जागा हुआ है। इसका मीनिंग ये निकलता है राम 8 घंटे सोया, अभी वो एक्शन पूरा हो चुका। पास्ट का एक्शन था, पास्ट में 8 घंटे सोया, अब वो जाग चुका है। आपसे मैंने पूछा कि राम कितने घंटे सोया, आपने कहा यार राम 8 घंटे सोया, लेकिन अभी जागा हुआ है, आपके सामने बैठा है, माना कि राम 8 घंटे सोया। राम स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स पास्ट का कंप्लीट एक्शन है, प्रेजेंट में वो एक्शन खत्म हो चुका है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी राम जागा हुआ है, दोनों में फर्क है, ध्यान सुनना। ये देखो, राम स्लीप्स फॉर 8 आवर्स, स्लीप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाती है? फ्रीक्वेंसी को दिखाती है। किसको दिखाती है? फ्रीक्वेंसी को। राम स्लीप्स फॉर 8 आवर्स मतलब डेली 8 आवर्स होता है, डेली 8 आवर्स सोता है। डेली कितने घंटे सोता है? मैंने कहा डेली 8 घंटे सोता है भाई राम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्रीक्वेंसी ही है। बात करते हैं नंबर 2 और 3 की। बात करते हैं नंबर 2 और 3 की। राम हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स, ठीक है। राम हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स, एक तो रही बात, और दूसरी है राम हैज बीन स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स। मैं आपसे पूछूं 2 और 3 में क्या फ़र्क है, बताओ, सोच के देखो 2 और 3 में क्या फ़र्क है, लगाओ ना थोड़ा दिमाग। सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3, क्या फ़र्क बताते हैं? या चलो एक काम करता हूँ, पूछो क्या। इतने तुम सोचो, मैं इतने 2 सेंटेंस और लिख देता हूँ। अरे मैं अच्छा आदमी हूँ, सब बचा रहा हूँ तुम्हारा। आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 years. I have worked here for 3 years. मैं पूछूं इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या है, बताओ ज़रा। 2 3 तो बता ही दो, 5 6 भी बता दो। देखो समझदार को इशारा काफ़ी, मैं बताऊं 2 3 के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है पता, और 5 6 के मीनिंग में भी कोई फ़र्क नहीं है। बस बात को कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सेंटेंस नंबर 2 3 दोनों सही हैं, सेंटेंस नंबर 5 और 6 दोनों सही हैं। जैसे तुमने सिंस के साथ देखा था ना, प्रेजेंट परफेक्ट कब सही था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब सही था, कि रिजल्ट मैटर कर रहा था, कि अगर रिजल्ट दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट सही है, रिजल्ट नहीं दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सही है। सिंस में ऐसा होता है। 4 के साथ ऐसा कुछ नहीं है, 4 के साथ दोनों सही है भैया। तुम कहीं पेपर में गड़बड़ मत कराना। अगर तुम देखो कि 4 के साथ हैज स्लैप्ट लिखा है, बोले सर हैज स्लैप्ट लिखा, तो आपने कहा था रिजल्ट ना दिया हो तो आईएनजी आएगी। अरे वो सिंस के साथ बताया था। 4 के साथ दोनों बातें सही हैं, ध्यान से सुन लो। 4 के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों सही हैं, दोनों के मीनिंग भी सेम है। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है, लेकिन पेपर में गलत मत कराना। दोनों बातें सही है, हैज स्लेप्ट भी सही है, हैज़ बीन स्लीपिंग भी सही है, हैव वर्कड भी ठीक है और हैव बीन वर्किंग भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। बस मीनिंग में क्या फ़र्क है ज़रा देखो। अगर मैं कहता हूँ राम हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स, तो मुझे बताना क्या इसका मतलब, अभी वो जाग चुका? भाई वो जागा नहीं है, समझ रहे हो। राम हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स, कितने घंटे सो रहा है? 8 घंटे सो रहा है, अभी भी वो जागा नहीं है, समझ रहे हो। हालांकि सेंटेंस नंबर 2 में आपने सोचा होगा कि काम कंप्लीट हो चुका, राम हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स में आप ये सोच रहे होंगे कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, कि काम, क्योंकि स्लीपिंग तो लिखा नहीं है।
इस सेंटेंस नंबर 3 में तो आपके समझ में आ गया होगा कि राम हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे से सो रहा है, अभी भी एक्शन जारी है। मैं आपको बताऊं नंबर 2 में भी एक्शन जारी है भाई। देखो बात कहने में मतलब एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि तुम सेंटेंस में किस बात पे जोर देना चाह रहे हो। जैसे सेंटेंस नंबर 2 है, राम हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स। यहाँ पे तुमने जोर जो दिया है वो किस पे दिया है, टाइम पे दिया है जोर। समझ रहे हो, आप ये बताना चाहते हो कि 8 आवर्स का टाइम कंप्लीट हो गया है। समझ रहे हो, राम हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स में आपका जो मेन बेसिकली फोकस है वो टाइम पे है। आपने टाइम को एम्फेसाइज किया है, टाइम को जोर देकर बताया राम हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स, कितने घंटे सो गया, 8 घंटे सो गया। यहाँ पर जोर जो है आपका टाइम पे है कि कितना टाइम कंप्लीट हो चुका है, 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप ये नहीं बता रहे कि सो रहा है कि नहीं सो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे आपका फोकस है कि राम तो सो तो रहा ही लगातार, लेकिन ये जो हैव स्लेप्ट है ये इस टाइम की बेसिकली बिहाफ पे ज़्यादा दिखाया गया है कि वो 8 घंटे सो चुका है, ये 8 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। इस 8 घंटे के कंप्लीट को दिखाने के लिए हैज़ स्लेप्ट आपने यूज़ करा है। हालांकि राम अभी भी जागा नहीं है, उसके सोने का एक्शन अभी भी क्या है, जारी है। दूसरा, राम हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स, यहाँ पर आप बेसिकली टाइम पे जोड़ ना दे के एक्शन पे जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर जो स्लीपिंग एक्शन है ना, यहाँ पर एक्शन को बताया जा रहा है खास करके नंबर 3 में कि राम हैज़ बीन स्लीपिंग। यहाँ पर आप टाइम को बेसिकली जोड़ दे के ना कह के आप अपने एक्शन को जोड़ दे के बता रहे हैं कि अब तक सो रहा है। राम हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स मतलब 8 घंटे से लगातार सो रहा है, वो अभी भी सो रहा है। तुम्हारा जोर किस पे है, स्लीपिंग पे है, और यहाँ पे किस पे है, 8 घंटे पे। आप कहो कि राम, मैंने कहा राम सो रहा है, बात तो ठीक है साहब, राम इज स्लीपिंग। राम 8 घंटे से सो रहा है, यहाँ पे जोर है 8 घंटे से, है ना। राम सो रहा है 8 घंटे से, यहाँ पर जोर है सोने पे। समझे, तो मीनिंग दोनों का सेम है। ना तो राम हैज स्लेप्ट में राम जागा है, ना ही राम हैज बीन स्लीपिंग में राम जागा है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम है। समझ रहे हो। ऐसी नंबर 5 और 6 देखो, मैंने 5 और आई हैव वर्कड हेयर फॉर 3 ईयर्स, कि मैंने यहाँ पे काम किया है 3 साल, है ना, मैं आप काम कर रहा हूँ 3 साल से। यहाँ पर तुम जोर देना चाह रहे हो 3 साल पे। मैंने कहा आई हैव वर्कड हेयर 3 ईयर्स, कि मुझे यहाँ काम करते हुए कितने साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए। आपका जोर है 3 साल पे। समझ रहे हो। और अगर मैं सेंटेंस में लिखूँ आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 ईयर्स, यहाँ पर आपका जोर है काम कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे 3 साल से। तो जो यहाँ पिछला 5 नंबर सेंटेंस है वहाँ पे वर्किंग पे जोर है, वर्ब, आप एक्शन को जोर देकर कहना चाह रहे हो कि आपका जो जोर है वो काम करने पे, कि भाई काम कर रहा हूँ मैं बहुत बढ़िया यहाँ पे 3 साल से, 3 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो दोनों सेंटेंसेस में मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि भाई आपने एक बात को किस तरीके से कहा है। समझ रहे। तो राम हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स में भी बात वही कही गई है, राम हैज बीन स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स में भी बात वही कही गई है। दोनों का मीनिंग भी बिल्कुल क्या है, सेम है। 2 3 का मीनिंग सेम है, 5 6 का मीनिंग सेम है, बात को कहने का तरीका अलग है। ये मत सोचना कि 4 के साथ हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत होगा, भाई बिल्कुल सही है। सिंस के मामले में इस चीज को आपको चेक करना पड़ेगा कि रिजल्ट दिया है या रिजल्ट नहीं दिया है। सिंस के मामले में रिजल्ट दिया होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, रिजल्ट नहीं दिया होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जबकि 4 के मामले में ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है बात आपके समझ में आई होगी। 2 सेंटेंस और लिखता हूँ, स्पेशल सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 7 और 8, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव नोन राज फॉर 8 ईयर्स, ठीक है। और एक आई हैव बीन नोइंग राज फॉर 8 ईयर्स। अब आप कहोगे सर आपने अभी मुझे सिखाया, मैंने कहा हाँ क्या सिखाया, कि 4 के साथ ड्यूरेशन जब जब आए तो प्रेजेंट परफेक्ट भी ठीक होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी ठीक होता है। इसका मतलब दोनों सेंटेंस सही है। आपने ये सोचा होगा कि यार दोनों ही ठीक है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भाई पहला सही है दूसरा गलत है। आप इस मामले में बोले सर आई हैव नॉन भी ठीक है, आई हैव बीन नोइंग भी ठीक है, आपने तो बताया कि 4 के साथ दोनों ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी। बोले सर और आपने तो ये भी बताया कि दोनों का मीनिंग सेम होता है। यार मैंने ये बात तो बताई, लेकिन आपको ये बात भी तो सोचनी पड़ेगी कि नो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, नो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, ध्यान रखना। नो एक ऐसी वर्ब है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। नो मतलब होता है जानना,
समझ लो, किसी को जानना होता है नो, और जानना एक परमानेंट एक्शन है। जानना कैसा एक्शन है? परमानेंट। तुम अगर किसी को एक बार जान गए तो तुम परमानेंटली जान गए। इफ़ यू नो मी, कि हाँ एक व्यक्ति ने मुझे पढ़ाया था, आपका कल सिलेक्शन हो जाए, तो भले से तुम मेरे को बाय फेस ना पहचानो, लेकिन मेरे 2-4 मिनट बाद बताने के बाद कि हाँ भाई ऐसे ऐसे में एक टीचर था, आप मुझे पहचान जाओगे, चाहे 4 साल 5 साल 7 साल बाद बात हो। समझ रहे हो? मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, नो नो मतलब जानना। जानना इज अ काइंड ऑफ बेसिकली कि जानना एक ऐसा एक्शन है जो बेसिकली परमानेंट है, परमानेंट टाइप का एक एक्शन है जानना। और परमानेंट एक्शन की आईएनजी फॉर्म्स नहीं बनती हैं, इसलिए नो की आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकती। इसीलिए सेंटेंस नंबर 8 गलत है, जबकि सेंटेंस नंबर 7 बिल्कुल क्या है? सही है। हालांकि मैं पूछूं 7-8 में कोई फ़र्क है? फ़र्क तो कोई नहीं है, मीनिंग तो दोनों का सेम ही है। समझ रहे हो? लेकिन 8वां नंबर गलत होगा, सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आईएनजी फॉर्म आपने बना दी, और आईएनजी फॉर्म जनरली बनती नहीं है। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। तो ये कुछ मुझे आपको सिखाना था सिंस और फोर के बारे में। मुझे लगता है मैं आपको कैरी कर पाऊंगा 2-4 चीज़ें जो मुझे बतानी थी आपको। बड़े काम की चीज़ें थी, मज़ा आ गया होगा तुम्हें, अगर तुम्हें समझ में आया तो। नहीं आया तो एक बार दोबारा देखना भाई, समझना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, एक चीज़ और मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, पूछो क्या। देखो, पॉइंट को दिखाने के लिए सिंस आता है ना? पॉइंट को दिखाने के लिए क्या आता है? सिंस आता है। एक काम करो, पहले ड्यूरेशन लिखता हूँ। आपको पता है ड्यूरेशन को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? फोर का यूज़ करते हैं। चाहे बात प्रेजेंट की हो, चाहे बात पास्ट की हो, चाहे बात फ्यूचर की हो, ड्यूरेशन के लिए तो फोर ही आएगा। ड्यूरेशन के लिए क्या ही आएगा? फोर ही आएगा। अगर बात पॉइंट को दिखाने की हो, अगर बात किसको दिखाने की हो? पॉइंट को। तो भाई पॉइंट को दिखाने के लिए दो चीज़ हमारे पास है। बोले सर सिंस तो आपने बताया था। यार सिंस तो होता ही है, पॉइंट को दिखाने के लिए कई बार फ्रॉम भी आ जाता है। पॉइंट को दिखाने के लिए क्या भी आ जाता है? फ्रॉम भी आ जाता है। ऐसा भी हो जाएगा कि पॉइंट को दिखाने के लिए क्या आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर दोनों में फ़र्क बताओ। भाई दोनों में फ़र्क यही है क्या, कि जो सिंस होता है ना, वो प्रेजेंट के लिए भी सही होता है और पास्ट के लिए भी सही होता है। समझ रहे हो? सिंस जो है वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए ठीक होता है। प्रेजेंट का कोई टाइम दिखा रहे हो, सिंस लगाओ। पास्ट का कोई टाइम दिखा रहे हो, सिंस लगाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फ्रॉम जो है ना, ये थोड़ा खतरनाक आदमी है। फ्रॉम प्रेजेंट के लिए भी सही है, पास्ट के लिए भी सही है, और फ्यूचर के लिए भी सही है। अब तुम अगर समझदार होंगे तो ज़रा देख के बताना, प्रेजेंट और पास्ट के लिए सिंस आएगा और प्रेजेंट और पास्ट के लिए फ्रॉम आएगा। तो अगर मुझे कहीं पॉइंट वाला टाइम दिखाना है, ऐसा टाइम जो पॉइंट को दिखा रहा है, तो प्रेजेंट या पास्ट के लिए सिंस लगा लूँ, फ्रॉम लगा लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे दोनों सही है भाई। प्रेजेंट पास्ट के लिए सिंस लगाओ, फोर लगाओ, कोई अंतर नहीं है दोनों में। चाहे तो सिंस लगा लो, चाहे तो फ्रॉम लगा लो। लेकिन अगर कोई फ्यूचर का टाइम दे रखा होगा, अगर कोई किसका टाइम दे रखा होगा? फ्यूचर का, तो फ्यूचर के लिए केवल और केवल किसका यूज़ करेंगे? फ्रॉम का यूज़ करेंगे। समझ रहे हो? फ्यूचर के लिए केवल और केवल किसका यूज़ करेंगे? फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अब आप कहोगे सर सेंटेंस बताओ जरा, मैं तो मानूंगा नहीं। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं मानोगे, जरा देखो इधर। पहला सेंटेंस हमारा कहता है कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है साहब, बढ़िया। दूसरा सेंटेंस हमारा कहता है क्या, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस, या फिर फ्रॉम मॉर्निंग। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखना प्रेजेंट आया ना, हैज़ हैव किसको दिखाता है? प्रेजेंट को। मैंने आपको बताया अगर सिंस के साथ प्रेजेंट टेंस आया है, प्रेजेंट टेंस दोनों के साथ ठीक है, प्रेजेंट यहाँ भी ठीक है, प्रेजेंट यहाँ भी ठीक है। अगर कोई पॉइंट ऐसा दिखाना है ना, ये सेंटेंस में तुमने मॉर्निंग की बात करी है, तो तुम जब मॉर्निंग की बात कर रहे हो तो मॉर्निंग इट हैज़ बीन, सुबह से पड़ रही है बारिश, तो प्रेजेंट या पास्ट जो भी तुम मॉर्निंग लेके चल रहे हो, दोनों में से कोई सी भी है, तो उसके लिए सिंस भी सही है, उसके लिए फ्रॉम भी सही है। क्योंकि ये जो सुबह है ये निकल चुकी, आज ही सुबह की बात चल रही है, निकल चुकी। उस आज सुबह से बारिश पड़ रही है, एक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस या फ्रॉम मॉर्निंग जो है, यहाँ सिंस भी सही है, फ्रॉम भी सही, क्योंकि बात हो रही है प्रेजेंट की। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस या फ्रॉम मॉर्निंग, अब देखो
विल हैव बीन रेनिंग, बारिश पड़ रही होगी। विल हैव बीन मतलब फ्यूचर में, अगर बात फ्यूचर की है मतलब आज मैं कह रहा हूँ कल सुबह से बारिश पड़ रही होगी, तो एक्शन प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का नहीं है, एक्शन है फ्यूचर का। और फ्यूचर के लिए केवल और केवल क्या आता है, फ्यूचर के लिए केवल और केवल फ्रॉम आता है भाई। तो यहाँ पे सिंस नहीं आ सकता, यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रॉम का। ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखना, आगे से याद रखोगे तो मुझे लगता है फिर ये काम आएगा। ठीक है, आगे से याद रखोगे तो ये काम आएगा। ठीक है साहब, एक तो रही ये वाली बात, हमने एक ये चीज़ हमने नहीं पढ़ ली कि फ्रॉम में और सिंस में क्या फ़र्क है। समझ रहे हो, ये हमने क्या पढ़ा है, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड सिंस, आपस में इनके बारे में हमने पढ़ दिया, फ्रॉम और सिंस में क्या फ़र्क है। दूसरी एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पूछो क्या, पूछो वरना नहीं बताऊंगा। मान लिया कि मैंने आपने पूछा है सुपरलेटिव डिग्री कहीं आ जाए, तो उसके साथ अगर टेंस यूज़ करना पड़े तो कोशिश करना कि कौन सा ही टेंस यूज़ करें। सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा ही टेंस यूज़ करें, बोले सर सुपरलेटिव के साथ परफेक्ट ही टेंस यूज़ करें। बिल्कुल सही बात है, सुपरलेटिव के साथ अगर टेंस यूज़ करें तो परफेक्ट टेंस यूज़ करें। बोले सर कैसे, अभी बताते हैं। देखो मैंने कहा राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय दैट आई हैव एवर मेट। सेंटेंस नंबर 2 देखना, द रामायण इज द बेस्ट एपिक दैट हैव आई हैव रेड। कभी तुम सोचो एवर इसका पार्ट बना हुआ है, उसे एवर लगा दो तो अच्छा लगता है, आज तक जो पढ़ी है ना। देखो जरा, ध्यान से सुनना। देखो टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, अगर तुम्हें ना पता हो तो एडजेक्टिव्स की और एडवर्ब्स की डिग्री होती है। जो डिग्री होती है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वो धरती पर दो ही लोगों की होती है, या तो एडजेक्टिव की डिग्री होती है या एडवर्ब की डिग्री होती है। तो एडजेक्टिव एडवर्ब की डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जो सुपरलेटिव होती है वो ईएसटी लग कर जनरली बनती है, जैसे टॉलेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है। इतना तो तुम्हें पता होगा यार, नहीं पता है तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। लेकिन चलो मैंने फिर भी बता तो दिया है कि टॉलेस्ट कैसी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। अगर सुपरलेटिव डिग्री आई है तो उसके अगले वाले हिस्से में परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। अब तुम कहोगे सर कैसा परफेक्ट आएगा, अरे यहाँ से जज करो ना। अगर यहाँ शुरू में प्रेजेंट दे रखा है तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, इसलिए यहाँ पे हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई। ठीक है, अगर शुरू में यहाँ प्रेजेंट दे रखा है तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। देख लो ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर यहाँ माना वॉज दे रखा होता, यहाँ पे क्या दे रखा होता, वॉज दे रखा होता, तो यहाँ हैड परफेक्ट, हैव परफेक्ट की जगह हैड परफेक्ट आता। समझ रहे हो। अब तुम कहोगे ये ऐसा क्यों करा हमने, बेस्ट है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट कैसी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसे ही टॉलेस्ट कैसी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसी वजह से अगले वाले हिस्से में परफेक्ट टेंस आया, इसी वजह से अगले वाले हिस्से में परफेक्ट टेंस आया। कौन सा परफेक्ट आएगा ये शुरू से पता चलेगा। शुरू में प्रेजेंट दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, शुरू में पास्ट दे रखा हो तो पास्ट परफेक्ट, शुरू में फ्यूचर दे रखा होता तो फ्यूचर परफेक्ट। हालांकि फ्यूचर वाली सिचुएशन बनेगी नहीं, ध्यान रखना, दोनों तरफ मॉडल्स नहीं आ सकते हैं एक साथ, जनरली तो नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साहब, सेंस पढ़ लिया, फोर पढ़ लिया, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ ली, अरे 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 बहुत कुछ पढ़ लिया है, ज़्यादा पढ़ लिया है हिसाब से। अब देखो ध्यान से, एक बात और बताता हूँ, पूछो क्या। अरे बताता हूँ, देखो कैसे बताता हूँ, सुनो ध्यान से। अगर मैं ऐसे कहूँ, थोड़ा टाइमलाइन बताना चाह रहा हूँ तुम्हें मैं, थोड़ा सेंस का यूज़ तो समझ लो। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट, ये हमारा फ्यूचर, ये हमारा फ्यूचर ऑफ फ्यूचर। देखो मैं एक बात बता चुका हूँ कि ये टाइमलाइन होती है। बोले सर अच्छा, मैंने कहा। अब देखो ध्यान से सुनना, कोई भी सेंटेंस उठा लो सेंस वाला,
तुम्हारे वहीं से उठा लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ राम हैज़ वॉच्ड 3 मूवीज सिंस मॉर्निंग। राम हैज़ वॉच्ड 3 मूवीज सिंस मॉर्निंग, है ना। या चलो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम हैज़ वॉच्ड 3 मूवीज सिंस वी गॉट होम। दोनों में से कोई सा भी कह लो, मैंने इसलिए लिखा है जिससे कंफ्यूजन थोड़ा बिल्कुल और क्लियर हो जाए, बिल्कुल ना रहे। सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब देखो तुम प्रेजेंट में बैठे हो, तुम कहाँ बैठे हो, प्रेजेंट में। मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ। मैं कह रहा हूँ राम सुबह से 3 मूवी देख चुका है, तो जो सुबह होगा वो प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, सोच के देखो। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि राम सुबह से 3 पिक्चर देख चुका है, राम सुबह से 3 पिक्चर देख चुका है, तो सुबह जो होगा वो प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, सोच के देखो भाई। सुबह पास्ट होगा, अभी तो प्रेजेंट चल रहा है, सुबह क्या होगा, पास्ट होगा। तो एक बात तो पक्की है कि सिंस के बाद जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, सिंस। ये जो मॉर्निंग होगी ना, ये पास्ट होगी बच्चे। इसी वजह से अगर किसी टाइम के अलावा कोई सेंटेंस लिखा होता है, उस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि आप कह रहे हो सुबह से, है ना। सिंस वी रीच्ड होम, जब से हम घर पहुंचे हैं तब से राम 3 पिक्चरें देख चुका है। जब से हम घर पहुंचे हैं तब से 3 पिक्चरें देख ली, मतलब राम तुम लोगों को घर आए हुए बहुत टाइम हो गया। सिंस वी रीच्ड होम, जब से हम घर पहुंचे हैं। अब तुम्हारा घर पहुंचना पास्ट का एक्शन है, अभी बात चल रही है प्रेजेंट की। तो जो ये सिंस के बाद वाला हिस्सा होता है ना, ये जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही दिखाया जाता है, क्योंकि ये पास्ट की बात करता है। क्योंकि ये किसकी बात करता है, पास्ट की। सिंस वाले मामले में हमेशा ध्यान रखना एक्शन पास्ट से ही स्टार्ट होगा। तुम यहाँ पे घर पहुंचे हो, देखो यू रीच्ड होम, तुम यहाँ पे घर पहुंचे और यहाँ से राम ने पिक्चरें देखना शुरू करा। राम हैज़ वॉच्ड 3 मूवीज। देखो यहाँ से राम ने पिक्चरें देखना शुरू करा और काम लगातार जारी है। जैसे ही हमने बात शुरू करी, प्रेजेंट आ गया, है ना। ये इतने टाइम में 3 मूवीज देखी गई हैं, ठीक है नहीं। राम हैज़ वॉच 3 मूवीज, तो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। कभी तुम सोच रहे हो, हाँ 3 पिक्चरें देख चुका है, ये कंप्लीट हो गया, 3 पिक्चरें पूरी हो गई हैं, हो सकता है चौथी चल रही हो सकता है चौथी चल रही हो। तो राम हैज़ वॉच्ड 3 मूवीज, राम 3 पिक्चरें देख चुका है। एक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब से हम घर पहुंचे। एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट से, और पास्ट से किधर की तरफ चल रहा है, प्रेजेंट की तरफ। पास्ट से किधर चल रहा है, प्रेजेंट की तरफ। और मैं आपको बता चुका हूँ पास्ट प्लस प्रेजेंट, पास्ट प्लस प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इसीलिए सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है। मैं आपको एक बात और बता चुका हूँ, अगर प्रेजेंट से आगे एक्शन जारी है, प्रेजेंट से आगे एक्शन जारी है, तो यही प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक्शन पास्ट से चला, प्रेजेंट तक कंप्लीट हुआ और आगे भी क्या है, जारी है, तो यही क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। इसीलिए सिंस से पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। दोनों ही बातें ठीक हो सकती हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। बताओ जरा, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या कह रहा हूँ। पास्ट से एक्शन स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट तक पहुंच गया, अब तक 3 पिक्चरें देख चुका है, प्रेजेंट तक पहुंच गया, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अभी आगे भी देख रहा है ना, पिक्चरें देख रहा है आगे भी, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दोनों टेंसेस यही आ सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। हालांकि पास्ट परफेक्ट भी आ जाता है, लेकिन उतना तुम मत सोचो, तुम बहुत ज़्यादा रिल जाओगे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फिलहाल यही फ़र्क था जो मैंने आपको बताया। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। इसी वजह से सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। फोर के साथ तो कोई भी आ जाता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा था, मुझे लगता है, ठीक है। चलो ठीक है। इसके बाद मुझे लगता नहीं, ये भी फिलहाल कुछ बताना है, कुछ अभी आएगा मेरे दिमाग में बता दूंगा। मुझे लगता नहीं, 10 हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने 40 मिनट में ये चीज़ें निपटा ली हैं। अब इसके बाद में तुम्हें थोड़ा सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में बताता हूँ, सेंटेंस के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। चलो ठीक है, सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। मैं आपसे कहूँ सेंटेंस बनता कैसे है ना। सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना।
सेंटेंस की बात करूँ तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अपने आप में मीनिंग कंप्लीट है। कंप्लीट मीनिंग रखने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है। ये हमने बात कर ली सेंटेंस की। बनता कैसे है सेंटेंस, इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सेंटेंस तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, इस बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है, जिसके अंदर कितने लेटर्स होते हैं? बोले सर 26 लेटर्स होते हैं, सबको पता है। ठीक है। अगर अल्फ़ाबेट को सही तरीके से लगाया जाए तो वो वर्ड बनते हैं। ठीक है। जैसे मैं अपने आप में कहूँ, सेंटेंस भी एक वर्ड है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड, 8 अल्फ़ाबेट आए हैं। क्या आए हैं? जिसके अंदर 8 अल्फ़ाबेट आए हैं। और इन 8 अल्फ़ाबेट को सही क्रम में लगाया गया, तभी एक मीनिंगफुल वर्ड निकला, जिसको क्या कहा गया? सेंटेंस कहा गया। हालांकि सेंटेंस लिखोगे कन्फ्यूजन हो जाएगी। राम लिख लो, सबसे इजी वर्ड है, RM राम। ठीक है। फ्रेज, वर्ड, वर्ड से मिलकर, अल्फ़ाबेट से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड से मिलकर क्या बनता है? फ्रेज बनता है। फ्रेज क्या है? फ्रेज हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का ऐसा समूह है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। जनरली फ्रेज में वर्ब नहीं आती। ठीक है। फ्रेजेस से मिलकर क्लोज बनते हैं, है ना। फ्रेज से मिलकर क्या बनता है? क्लोज बनते हैं। अब आपको सर क्लोज क्या है? अरे यार, क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। देखो, क्लोजेज, क्लोजेज भी क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और ये होते हैं विद वर्ब। ध्यान रखना, दोनों में बस इतना ही फर्क है, दोनों विद वर्ब होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद वर्ब क्लोज है। लेकिन दोनों में एक खासियत है, दोनों में से किसी का भी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता। दोनों में से किसी का भी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता। और ये जो क्लोजेज होती हैं, जब एक से अधिक क्लोजेस को मिलाते हैं, है ना, तो किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? सेंटेंस का। और ऊपर वाले में सब की बात करें, इनमें से किसी का भी कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और सेंटेंस की एक खासियत होती है, सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, साथ में सेंटेंस में वर्ब भी होती है। समझ रहे हो? ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, और शब्दों के समूह में क्या भी होती है? शब्दों के समूह में क्या भी होती है अंदर उसके, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर मैं कहूँ विद वर्ब, सेंटेंस में वर्ब भी होती है, और साथ में प्लस कैसा मीनिंग होता है? साथ में कंप्लीट मीनिंग भी होता है। इसे क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है। तो इस तो ये बेसिकली हायरार्की को समझो जरा थोड़ा सा, है ना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने क्या कहा? अल्फ़ाबेट है, 26 लेटर्स है हमारे पास। उन अल्फ़ाबेट से वर्ड बना, सही क्रम में अरेंज करा, वर्ड दो तीन वर्ड्स को मिला दिया, दो वर्ड्स को, दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाया तो फ्रेज बना। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें वर्ब नहीं होती, और उसका अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग भी नहीं होता, अधूरा मतलब निकलेगा। ऐसी क्लोज है, क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, और उसका भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। लेकिन क्लोज जो होती हैं उसमें वर्ब उपस्थित होती है। क्लोजेस जो होंगी उसमें वर्ब अपने आप में प्रेजेंट होगी, और क्लोजेस को जोड़ने पे क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसके अंदर वर्ब भी इन्वॉल्व है, और उसका मीनिंग भी क्या है? कंप्लीट है। ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, देखो आपको, तो आपको थोड़ी बात समझ में आएगी। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अचानक से मैं सेंटेंस क्यों पढ़ाने लग गया। देखो, सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो आपको क्लोजेस समझा पाऊंगा, मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, क्लोजेस समझा पाऊंगा, तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बता पाऊंगा। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बता पाऊंगा तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस बता पाऊंगा, और कंडीशनल सेंटेंसेस बता पाऊंगा तो आपको समझो 30 से 40% टेंस में बहुत मदद मिलेगी आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने के बाद। बहुत सी चीज़ें हैं, सब रिलेटेड है, समझ रहे? नहीं, तुम टेंशन ना लो, बहुत अनुभव है मुझे, तुम तो बस बैठे रहो, पेटी बांध के तैयार रहो। मैं आपसे कह रहा था कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ कि मैं कहता हूँ आई एम इन कानपुर, कि मैं कानपुर में हूँ। माना मैंने ऐसे कहा कि आई एम इन कानपुर, कि मैं कानपुर में हूँ। आई एम इन कानपुर, देखो इन प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के साथ अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो? इन कानपुर प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। ये प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना।
और इसमें वर्ब नहीं आई, तो ये विदाउट वर्ब है और कंप्लीट मीनिंग तो है ही नहीं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब क्या होगा, ये फ्रेज है। ठीक है, कहाँ की बात कर रहा है, कानपुर की। कानपुर कोई जगह है तो एडवर्ब है ना। जगह क्या है, जगह है तो क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। क्या है ये, एडवर्ब फ्रेज है। क्या है ये, एडवर्ब फ्रेज है, ध्यान रखना। तो इन कानपुर एडवर्ब फ्रेज है। देखो दो शब्दों ने मिलकर क्या बना लिया, एडवर्ब फ्रेज बना लिया। यही तो मैं सिखाना चाह रहा था। वर्ड तक तो तुमने सीख लिया, आराम बन गया एक शब्द, दो शब्दों को मिलाकर फ्रेज बन गया। ठीक है, और फ्रेजेस को मिलाकर क्या बनता है, क्लोज बनती है। अब तुम कहोगे सर इस पूरे को क्या कहेंगे, बच्चा पूरा का पूरा तो क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस इसलिए क्योंकि इसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस क्लोज से मिलकर ही बनाओ, सेंटेंस बिना क्लोजेस के भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस क्लोज से ही मिलकर बनाओ, बिना क्लोजेस के भी सेंटेंस बन सकता है। जैसे आई एम इन कानपुर कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंग कंप्लीट है, तो ये पूरा सेंटेंस है। मिलकर किससे बना है, फ्रेज से मिलकर बना है। इसमें एक फ्रेज आई है, वर्ब तो आई है सेंटेंस में। मैंने कहा सेंटेंस होगा तो वर्ब होगी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, बहुत सारे शब्द हैं, ये सब मिलकर क्या बनाया, सेंटेंस बनाया। बाकी फ्रेज के बारे में मैंने बता दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। मैं थोड़ा क्लोज के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर मैं क्लोजेस की बात करूँ, समझ लो बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ पूरी अंग्रेजी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और अगर तुमने मजबूती से नहीं करे ना, मैं सही बता रहा हूँ, कमज़ोर रह जाओगे। क्लोजेस 3 टाइप के होते हैं, डेफिनेशन ऊपर बता दी थी। क्लोजेस के कितने टाइप हैं, क्लोजेस के हमारे पास 3 टाइप हैं, ज़्यादा टाइप नहीं है, मात्र 3 टाइप है। ठीक है, सबसे पहले मेन क्लोज। ठीक है साहब, उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लोज, और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है साहब, 3 टाइप के हमारे पास क्लोजेस हैं, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। 3 टाइप की क्लोजेस हैं, ध्यान रखना। देखो क्लोजेस का जो डिसाइड करना होता है ना कि कौन सी क्लोज है, कौन सी सबऑर्डिनेट है, कौन सी कोऑर्डिनेट है, ये सब बताने के लिए हमारे पास कंजक्शन होता है। हमारे पास क्या होता है, कंजक्शन होता है। देखो ध्यान से सुनना, मेन क्लोज वो होती है जिसके अंदर कंजक्शन नहीं होता। एक बात, कोऑर्डिनेट क्लोज वो होती है जिसके अंतर्गत कोऑर्डिनेट कंजक्शन पाया जाता है। देखो सुनते रहना यार, तुम अगर इसको जोड़ोगे तभी तुम्हारे को समझ में आएगा, मैं सही बता रहा हूँ, तसल्ली का काम है। अगर तुम परेशान हो रहे हो कि अरे क्या पढ़ा दिए, अरे रुको यार, धीरे धीरे जोड़ते चलो। कोऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज में सबऑर्डिनेट कंजक्शन पाया जाता है, और सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी स्वतंत्र नहीं होती। सबऑर्डिनेट क्लोजेस कभी भी क्या नहीं होती, सबऑर्डिनेट क्लोजेस कभी भी स्वतंत्र नहीं होती। समझ रहे हो, सबऑर्डिनेट क्लोजेस कभी भी स्वतंत्र नहीं होती हैं, ध्यान रखने की बात है। अब तुम कहोगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं फैन बॉयज। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, फैन बॉयज होते हैं। अब तुम कहोगे सर फैन बॉयज क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं, एक्सेप्ट, फैन बॉयज। अरे बहुत आसान काम है भाई, टेंशन ना लो, ये नींव है, इसको लेके चलना है बिल्कुल। एक्सेप्ट फैन बॉयज। देखो फैन बॉयज क्या है, पहले ये देख लो, मैं आपको सिखाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कंजक्शन क्या है, तो आप कहोगे सर कंजक्शन 2 टाइप के होते हैं, आपने बताया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताया। ठीक है साहब, कंजक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये बात आगे भी तुम्हारे काम आएगी, जब कंजक्शन पढ़ाऊंगा तब भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ज़रूरत पड़ रही है तो अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं फैन बॉयज। ठीक है साहब, एफ से हो गया फोर, फोर प्रपोजिशन नहीं, कंजक्शन भी बनता है। ए से हो गया एंड, एन से हो गया नॉर। ठीक है, बी से हो गया बट, ओ से हो गया और, वाई से हो गया येट,
और एस से हो गया सो। फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन हैं। इसके अलावा जितने बचे हैं सब के सब सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। एग्जाम्पल में जो तुम्हारे दिमाग में आए लिख लो। आफ्टर, बिफोर, डब्ल्यू एच वर्ड अगर कहीं कंजक्शन बन जाए, मैंने कहा वाई, व्हेन, वेयर, पूरी की पूरी डब्ल्यू एच फैमिली सब की सब कैसी कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। डॉट 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 ई टी सी। तो कंजक्शन दो टाइप के, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अगर एक कोई सेंटेंस तुम बना रहे हो, समझ रहे हो, अगर तुमने कोई एक सेंटेंस बनाया है और वो क्लोजेस से मिलकर बना है ना, तो एक बात पक्की है, उसमें एक मेन क्लोज होगी और एक या जो क्लोजेस होगी, एक सेंटेंस होगा अगर वो क्लोजेस से मिलकर बना है तो उसके अंदर मिनिमम दो क्लोजेस होंगी, है ना। एक सेंटेंस अगर बना रहे हो तो उसके अंदर अगर, और वो सेंटेंस किससे मिलकर बना है, क्लोजेस से मिलकर बना है, तो ध्यान रखना उस सेंटेंस में मिनिमम दो क्लोजेस होंगी, है ना। एक क्लोज मेन क्लोज होगी क्योंकि वो तो मेन है भाई, समझ रहे हो। एक क्लोज मेन क्लोज होगी, दूसरी जो क्लोज है सेकंड वाली, वो कोऑर्डिनेट क्लोज भी हो सकती है, वो सबऑर्डिनेट क्लोज भी हो सकती है, पहचाननी तुम्हें पड़ेगी, समझ रहे हो। एक कोऑर्डिनेट भी हो सकती है, सबऑर्डिनेट भी हो सकती है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हें पहचानना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर मुझे पहचान के बताओ, मेरे तो समझ में नहीं आ रही बात क्या कह रहे हो। मैंने कहा इधर देखो, मैंने कहा राम सेड दैट ही हैड गॉन देयर। नंबर 2 देखो, मैंने कहा आई हैव completed the homework and I went to market। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कंजक्शन आया दैट, यहाँ पे कंजक्शन आया एंड। मैं आपको बता चुका हूँ फैन बॉयज़ में एंड आता है, इसका मतलब ये कैसा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। दैट कोऑर्डिनेट कंजक्शन तो होता नहीं है, फैन बॉयज़ में तो कहीं आ नहीं रहा। अगर फैन बॉयज़ में नहीं आ रहा तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, तो ये कंजक्शन हो गया सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब ध्यान से सुनना, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये वाली जो क्लोज हो गई ना पूरी, ये वाली जो पूरी की पूरी क्लोज हो गई, ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। पूरी की पूरी क्लोज कैसी क्लोज हो गई, सबऑर्डिनेट क्लोज। सेम गोज विद दिस, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये वाली जो क्लोज हो गई ये कैसी क्लोज हो गई, ये कोऑर्डिनेट क्लोज हो गई। मैंने कहा एक सेंटेंस में अगर क्लोजेज हैं तो मिनिमम दो क्लोजेज होंगी, दो क्लोजेज होंगी तो एक कोऑर्डिनेट होगी एक सबऑर्डिनेट होगी, ठीक है। या तो एक कोऑर्डिनेट होगी या फिर एक सबऑर्डिनेट होगी, लेकिन एक क्लोज जो होगी बिना कंजक्शन वाली वो मेन क्लोज होगी। देखो राम साइड में कोई कंजक्शन नहीं है, कंजक्शन तो इस वाली क्लोज के लिए है, ये जो बिना कंजक्शन की रखी है ना ये मेन क्लोज है। ऐसे ही मैं इसको कहूँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीटेड विद वर्ब बीच में आई है लेकिन सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, अगला वाला हिस्सा अभी भी बाकी है जो कोऑर्डिनेट क्लोज है। ये बिना कंजक्शन वाली जो है ये कैसी क्लोज है, ये मेन क्लोज है। ये कैसी क्लोज है, ये मेन क्लोज है। अब आप कहोगे सर ये तो उसका कोई फ़ायदा है इस बात का समझने का। अरे बहुत फ़ायदा है भाई, रुको ज़रा ध्यान से सुनते रहना, अभी तो थीम बन के आई है, तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा, ध्यान से सुनना। मैं फिर से बताता हूँ पुरानी बात जितनी मैंने बताई है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि क्लोजेस तीन टाइप की होती है, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज वो होती है जिसमें कंजक्शन नहीं आता, कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट वो होती है जिसमें कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन आते हैं। एक बात मैंने और बताई, कोऑर्डिनेट क्लोज अपने आप में स्वतंत्र होती है और सबऑर्डिनेट क्लोज अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती है। इस बात का यूज़ मैं अभी करूँगा आगे, लेकिन मैंने कहा कंजक्शन भी दो टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर कोऑर्डिनेट क्लोज बनती है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर सबऑर्डिनेट क्लोज बनती है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं फैन बॉयज, एक ट्रिक है याद करने की, समझ रहे हो। फैन बॉयज क्या है, फैन बॉयज इज काइंड ऑफ अ ट्रिक याद करने की जिससे तुम्हें इजीली याद हो जाए कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से हैं। फैन बॉयज क्या है, फैन बॉयज एक ट्रिक है। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ये जो 7 कंजक्शंस हैं, ये 7 कंजक्शंस और इनसे मिलकर बने हुए कंजक्शन, जैसे नॉर लिखा है तो नॉर के साथ नाइदर नॉर मिल जाए तो भी एक ही बात है, ठीक है नहीं, है ना। नॉर के साथ नाइदर नॉर मिल जाए, है ना। जैसे ये हमारे पास और है, और से मिलकर क्या और मिल जाए या आइदर और मिल जाए, बट मिल जाए, नन बट मिल जाए, तो
ये कंजक्शन जो होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। इसके अलावा जो कंजक्शन बचे वो सब के सब क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। दो टाइप के कंजक्शन है। अगर कहीं मैंने आपको बताया एक सेंटेंस में मिनिमम दो क्लोजेज आई हैं, तो एक क्लोज पक्का कौन सी क्लोज होगी, मेन क्लोज। और मैं आपको बता चुका हूँ मेन क्लोज वो होती है जिसमें कंजक्शन नहीं लगा होता। मेन क्लोज वो होती है जिसमें कंजक्शन लगा नहीं होता। बोले सर दूसरी वाली, मैंने कहा दूसरी वाली तो यार कुछ भी हो सकती है, दूसरी वाली तो कुछ भी हो सकती है, दूसरी वाली कोऑर्डिनेट भी हो सकती है, दूसरी वाली सबऑर्डिनेट भी हो सकती है। आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा, मैंने कहा कंजक्शन से। आपने देखा दैट लिखा है, दैट फाइन बॉयज में तो आता नहीं है, मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अगर ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो इसके साथ में जो इधर वाली क्लोज है सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। ऐसे यहाँ पे एंड आया है, एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसके आगे वाली जो क्लोज है ये कैसी क्लोज होगी, कोऑर्डिनेट क्लोज। अब आप कहोगे सर दूसरी वाली, मैंने कहा जो कोऑर्डिनेट क्लोज है सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये तो एक क्लोज हो गई। इसके अलावा जो दूसरी क्लोज रखी है जिसमें कोई कंजक्शन नहीं आया, बिना कंजक्शन वाली क्लोज कौन सी क्लोज होती है, मेन क्लोज होती है। बिना कंजक्शन वाली क्लोज कौन सी क्लोज होती है, मेन क्लोज होती है। अब अगर आप क्लोजेस पहचानना सीख गए कि कौन सी मेन क्लोज है कौन सी सबऑर्डिनेट क्लोज है, अब अगर आप क्लोजेस पहचानना सीख गए कि कौन सी मेन क्लोज है कौन सी सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो अब इसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है क्लोजेस को पहचानने के बाद कि आप स्वतंत्र और बिना स्वतंत्र वाली बात को ध्यान में रखें। मैंने कहा कोऑर्डिनेट क्लोजेस स्वतंत्र होती हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं करती, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोजेस स्वतंत्र नहीं होती, ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट क्लोजेस स्वतंत्र नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखो जो सबऑर्डिनेट क्लोज आती होती है ना वो मेन क्लोज के लिए ही आती है, क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है स्वतंत्र नहीं है। मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, पहले ये वाली बात समझाऊंगा, घुमा फिरा के घोट घोट के ये बात समझाऊंगा, समझ रहे हो। देखो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, मैं आपको एक बात बताऊं ध्यान से, सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी अपने लिए नहीं आती, सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा सेंटेंस में मेन क्लोज के लिए आती है। सबऑर्डिनेट क्लोज जो है अपने आप में सेंटेंस में मेन क्लोज के लिए आती है। जरा देख लो, निकाल के देख लो। जैसे मैंने कहा दैट ही हैड गॉन देयर, दैट ही हैड गॉन देयर, कि वह वहाँ पे गया था, राम ने कहा। मैं कहूँ राम ने क्या कहा, ये पूरी की पूरी दैट ही हैड गॉन देयर क्या सैड के लिए नहीं आया, सोच के देखो, राम सैड के लिए नहीं आया। मैंने कहा राम ने कहा कि वो वहाँ पे गया था, तो कि वो वहाँ पे गया था किसके लिए आया है, ये आया राम सैड के लिए, पूरा का पूरा किसके लिए आया, राम सैड के लिए। तो सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ना, सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी स्वतंत्र नहीं होती, ये हमेशा किसके लिए आती है, सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो हमेशा सेंटेंस में मेन क्लोज के लिए आती है। सबऑर्डिनेट क्लोज किसके लिए आती है, मेन क्लोज के लिए आती है। कभी भी सबऑर्डिनेट क्लोज आई है वो मेन क्लोज के लिए आई होगी, किसके लिए आई होगी, मेन क्लोज के लिए, मेन क्लोज का अर्थ पूरा करने के लिए आई होगी। सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो क्या नहीं होती, सबऑर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज के लिए आई होती है। और दूसरी बात मैंने कहा सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी स्वतंत्र नहीं होती। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, स्वतंत्र नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती, क्या स्वतंत्र नहीं होती, अभी धीरे धीरे आएगी बात, जरा सुनो। मैंने कहा आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क एंड आई वेंट टू मार्केट। दूसरा सेंटेंस देखो, मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया और मैं बाजार चला गया। देखो मैं बाजार चला गया ये अलग बात है, और मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया ये अलग बात है। मुझे बताओ क्या दोनों एक दूसरे के मीनिंग पर डिपेंड करते हैं। मैं बाजार चला गया, मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, क्या दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं लग रही देखने में। मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया अलग सेंटेंस है, मैं बाजार चला गया अलग सेंटेंस है, क्या दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है, सोच के देखो भाई, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा था कि कोऑर्डिनेट क्लोज जो है वो अपने आप में स्वतंत्र होती है, वो कभी भी मेन क्लोज पर निर्भर नहीं करती। जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है वो मेन क्लोज पर निर्भर नहीं करती, उसका अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग है। वो मेन क्लोज के मीनिंग से कोई मतलब नहीं रखेगी, उसका अपना मीनिंग अलग है, मेन क्लोज का मीनिंग अपना अलग है ना। कोऑर्डिनेट क्लोज का मीनिंग अपना अलग होगा, मेन क्लोज का मीनिंग अपना अलग होगा। कोऑर्डिनेट क्लोज कभी भी मेन क्लोज पर निर्भर नहीं करेगी, ये अपने आप में स्वतंत्र है। कोऑर्डिनेट क्लोज का मेन क्लोज से कोई खास लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। एक रही बात, जबकि मैंने कहा सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो स्वतंत्र नहीं होती है, वो मेन क्लोज के लिए आती है। और अगर तुम समझदार हो तो यहाँ से एक बात तो सीखनी पड़ेगी, पूछो क्या, बता देता हूँ ध्यान से सुनो। जब तक कॉन्सेप्ट पूरा नहीं करूँगा क्लास ख़त्म ही नहीं करूँगा। टाइम तो भले बेसिक हालांकि हो गया, लेकिन मानूंगा नहीं। क्या, अगर सेंटेंस में मेन क्लोज आई है, अरे मेन क्लोज तो आएगी ही, मेन क्लोज का ऐसा थोड़ी नहीं आएंगे, मेन क्लोज आई है और एक तरफ क्या आई है, सबऑर्डिनेट क्लोज आई है। कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा, कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से चलेगी, कोऑर्डिनेट का किसी पर कोई बस नहीं है, कोऑर्डिनेट क्लोज स्वतंत्र है।
लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज जो है आपको पता है, सबऑर्डिनेट क्लोज स्वतंत्र नहीं होती। सबऑर्डिनेट क्लोज किस पर निर्भर करती है? मेन क्लोज पर निर्भर करती है। समझ रहे हो नहीं? सबऑर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज पर निर्भर करती है। किसके लिए आती है? सबऑर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज के लिए ही आती है। ये बातें पता है ना? अभी तो बता के आया हूँ। और सबऑर्डिनेट क्लोज अगर मेन क्लोज के लिए ही आती है तो तुम्हें ये भी पता होनी चाहिए बच्चा कि अगर मेन क्लोज कभी भी प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी में भी हो सकती है। अगर मेन क्लोज कभी भी पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी हमेशा किस में होगी? पास्ट में होगी। मेन क्लोज अगर फ्यूचर में है, मेन क्लोज किस में है? अगर फ्यूचर में है, फ्यूचर का मतलब यहाँ पर है विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तीनों नियम मेन क्लोज के आधार पर बनाए गए हैं। ये तीनों नियम किसके आधार पर बनाए गए हैं? मेन क्लोज के आधार पे। किसके आधार पे बनाए गए हैं? मेन क्लोज के। अगर मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में हो सकती है, पास्ट में हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है। अब तुम कहोगे सर मेन क्लोज से क्यों डिसाइड कर रहे हो? और क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज किस पर निर्भर करती है? मेन क्लोज पर। तो मेन क्लोज ही बताएगी कि वो प्रेजेंट होगी, पास्ट होगी, फ्यूचर होगी। अगर आपकी मेन क्लोज में प्रेजेंट टेंस की वर्ब आई है तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी मेन क्लोज में पास्ट टेंस की वर्ब आई है तो सबऑर्डिनेट क्लोज 100% पास्ट होगा। अगर आपके मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस की वर्ब आई है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वाली बात तो हम कंडीशनल में पढ़ लेंगे, तीसरी वाली। मेन है ऊपर की दो बातों को समझना। अब ऊपर की दो बातों को समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, जरा तुम्हें मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहता हूँ, पहला सेंटेंस, राम सेड दैट ही गो फॉर अ वॉक। दूसरा, राम says that he goes for a walk. तीसरा, Ram says that he went for a walk. चौथा, Ram says that he will go for a walk. मैंने 4 सेंटेंस लिखे भाई। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्या? देखो, पहली बात तो क्लोजेस पहचानो। दैट लगा है। दैट कैसा कंजक्शन होता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। तो बाद वाली जो चारों की चारों क्लोज हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज होंगी। चारों क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होंगी। और ये दैट से पहले वाली जो क्लोज है ये कैसी क्लोज होगी? मेन क्लोज होगी। मैंने कहा सबऑर्डिनेट क्लोज किस पर निर्भर करती है? मेन क्लोज पर। अगर मेन क्लोज पास्ट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, देखो मेन क्लोज पास्ट में है। अगर मेन क्लोज किस में है? पास्ट में है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी 100% किस में होगी? पास्ट में। गो नहीं आएगा। राम सेड दैट ही हैड गॉन फॉर अ वॉक। राम सेड दैट ही हैड गॉन फॉर अ वॉक। राम ने ये बताया कि वो वॉक पर जा चुका था उस टाइम तक। राम ने बताया कि वो वॉक पर जा चुका था। तो मेन क्लोज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट के ही किसी टाइप में होगी। या पास्ट का टाइप मतलब है तो पास्ट होगी या पास्ट ऑफ पास्ट होगी, वो डिपेंड करेगा। लेकिन होगा कोई ना कोई पास्ट का ही टाइप, या तो पास्ट होगा या पास्ट ऑफ पास्ट होगा। तो राम सेड दैट ही गो फॉर अ वॉक की जगह ही हैड गॉन फॉर अ वॉक। अब ये हैड गॉन कैसे पता चला? ये हैड गॉन ऐसे पता चला कि ये तो सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज किस पर निर्भर करती है? मेन क्लोज पर। अगर मेन क्लोज में पास्ट टेंस रखा है, अगर मेन क्लोज में पास्ट टेंस रखा है तो सबऑर्डिनेट में भी पास्ट का ही कोई टाइप आएगा। तुम चाहकर भी प्रेजेंट टेंस की गो वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते, ये गलत है। समझे? ये नॉलेज तुम्हें क्लोज से आएगी। अगर तुम्हें क्लोज पहचान नहीं आ गई तो, क्लोज पहचाननी नहीं आई तो सब पानी पानी है। जरा सेंटेंस नंबर 2 देखो। मैंने कहा राम सेज दैट, राम ये कहता है कि ही गोज फॉर अ वॉक। अगर मैंने आपसे कहा मेन क्लोज प्रेजेंट में है, प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में हो सकती है, सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में हो सकती है,
और सबऑर्डिनेट क्लोज फ्यूचर में हो सकती है। तीनों ही बातें क्या हैं, सही हैं। मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी हो सकती है। अब तुम कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, अरे तुम मीनिंग निकाल के देखो, पहले वाले का मीनिंग निकालोगे ना तो प्रेजेंट से निकलेगा नहीं। राम सेड दैट, राम ने ये कहा, राम ने ये कहा कि वह वॉक पे जा चुका था, समझ रहे हो नहीं। अगर राम राम पास्ट में कोई बात कह रहा है, मतलब अगर राम ने कोई बात पास्ट में कही है, मतलब जो एक्शन वो बताना चाह रहा है वो तो पहले ही हो चुका होगा ना, समझ रहे हो। तो ये है कि ही गो नहीं, ही हैड गॉन फॉर अ वॉक आएगा। बाकी अगर मैं कहूँ, आपने यहाँ पे प्रेजेंट रखा हुआ है, समझ रहे हो। मेन क्लोज अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट से तुम कहीं भी जा सकते हो, प्रेजेंट से प्रेजेंट में, प्रेजेंट से पास्ट में, प्रेजेंट से फ्यूचर में। जैसे राम से, राम ये कहता है कि वो वॉक पर जाता है, वो डेली वॉक पर जाता है, राम ये कहता है, पॉसिबल है। राम ये कहता है कि वो वॉक पे गया था, राम ये कहता है कि वो वॉक पे गया था, और गया था तो भैया इवेंट आ गया। राम ये कहता है कि राम वॉक पर जाएगा, और अगर राम वॉक पर जाएगा तो फ्यूचर है, फ्यूचर है तो विल गो। तो अगर मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, और फ्यूचर में भी हो सकती है। तीनों बातें ही सही हैं, समझ रहे हो। तो जो भी एग्जामिनर ने दे रखा है वो सही का सही है। लेकिन अगर मेन क्लोज पास्ट में है, अगर मेन क्लोज किस में है, पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट भी किस में ही बनानी पड़ेगी, पास्ट में ही बनानी पड़ेगी। तुम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। अब इससे पहले तुम अगर ध्यान लगा रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इतने सारे सेंटेंस तुमने बनाए जिस पे ये नियम लागू हो रहा था। अब तुम कहोगे सर कैसे, जरा देखो अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, इधर आ जाओ। ए ए ए ए ए ये तो सेंस चल रहा है हमारा। मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज की बात हम करते हैं, रुको जरा एक मिनट, इधर आओ। देखो ये देखो, यहाँ से यहाँ देखो, मेन क्लोज पास्ट में सैड है, दैट आया, दैट होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, समझ रहे हो। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन तो ये वाली क्लोज कैसी क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। और मैंने कहा सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी क्लोज पर निर्भर करती है, मेन क्लोज पर। मेन क्लोज में वर्ब दे रखी है सैड, सैड होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट। जरा देखना, मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में, जरा देखना ये पास्ट में लिखी है, अरे लिखी तो है, वही सेम देखो, मेन क्लोज पास्ट में। जरा देखना सबऑर्डिनेट किस में लिख रखी है मैंने, पास्ट ऑफ पास्ट में। जरा देखना ये जो हमारी ये वाली जो हमारी क्लोज है, ध्यान से देखो, ये हमारी जिसमें कंजक्शन नहीं लगा ये मेन क्लोज है, ठीक है। बिफोर वाले ये जो क्लोज है इसमें कंजक्शन लगा है, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। जरा देखना मेन क्लोज पास्ट में, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी है, सेकंड फॉर्म पास्ट में रखी है कि नहीं। अरे कहीं भी देख लो तुम यार, कोई दिक्कत की बात ही नहीं भाई, इतना एग्जाम्पल तुम्हें करा दिए, मेन पास्ट में तो सबऑर्डिनेट पास्ट में, समझ रहे हो। जहाँ भी तुमने यूज़ करा हो ये बात, ये तुम्हें मिल ही जाएगी, बहुत ईजी चीज़ है। मेन पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किस में, पास्ट में, ठीक है। इतना ही फिलहाल, तो मैं ज़्यादा पीछे जाऊँगा तो और टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किस में, पास्ट में। अब आप कहोगे सर कोऑर्डिनेट के लिए कोई नियम नहीं है, भाई कोऑर्डिनेट के लिए नियम नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लोज अपने आप में क्या होती हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लोजेस क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट क्लोजेस स्वतंत्र होती हैं, वो मेन क्लोज पर निर्भर नहीं करती। मेन क्लोज कैसी भी हो, कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से आएगी, जैसा मीनिंग उसको चाहिए होगा वैसा आएगी। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोजेस किसके हिसाब से आती हैं, सबऑर्डिनेट क्लोजेस मेन क्लोज के हिसाब से आती हैं। अगर मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, डिपेंड करेगा सेंटेंस के मीनिंग पे। लेकिन अगर मेन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट आंख बंद करके किस में बना दो, पास्ट में बना दो, समझ लो वही गलती है। मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किस में, पास्ट में। बाकी फ्यूचर वाली बात तो कंडीशनल सेंटेंस में बता ही दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सेंटेंसेस के बारे में बता दिया, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में थोड़ा बता दिया, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और बाकी एक बार ध्यान से पढ़ लेना भाई इसको, क्योंकि मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज ये वाली बातें मैं करूँगा कंडीशनल सेंटेंस में। आज आपका यहाँ से टेंस का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। कल से जब मैं पहला अक्षर लिखूँगा अपने बोर्ड पे, तो पहला अक्षर हम कंडीशनल सेंटेंस लिखेंगे। कल की क्लास में हमें कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट करने हैं, कल से हमें कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं। कल की पूरी क्लास कंडीशनल सेंटेंस पे होगी, हो सकता है परसों की भी हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी काम कल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, चलो भाई, गुड बाय, टाटा बाय बाय।